दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के साथ यूपी टेट ट्रिपल एससी तथा पेट आदि परीक्षाओं के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है कहाँ पर? तो आप जान लीजिए कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में बनाई गई है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, ये भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, वो कौन है? तो ये है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। याद रखिएगा राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित सही कथन क्या है? तो उत्तर है ये 1991-92 में शुरू किया गया था। ये मानव तथा हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है और इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट हाथी या हाथी परियोजना 1991-92 में शुरू किया गया था। ये मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर कार्य करता है और इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। अगला है, प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है, ये सही नहीं है। ये जंगली और जो पालने योग्य या जिन हाथियों को जो है पालतू बनाया गया है, उनके कल्याण पर भी केंद्रित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के जिस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, वो है तो पश्चिम में केदारनाथ, उसके पूर्व में नंदा देवी, उसके पूर्व में बिनसर और फिर सबसे पूर्व में अस्कोट जो है वन्यजीव विहार स्थित है। तो ये पश्चिम से पूर्व उत्तराखंड के वन्यजीव विहारों का सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान और उनके किस राज्य में अवस्थिति है उसको मिलान करना है। तो देखिए, इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, सिरोही मणिपुर में और गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है वो है, तो ये बाघ अभ्यारण्यों के रख रखाव से संबंधित है एम स्ट्रिप्स। अगला प्रश्न है कि कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से जिस एक स्थल पर स्थानांतरित किया गया है वो है कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वो है, तो ये है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच जो है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कावेरी बेसिन में स्थित संरक्षित क्षेत्र कौन है? तो ये नागर होते राष्ट्रीय उद्यान, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये कावेरी बेसिन में स्थित संरक्षित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है, तो ये 10 वर्ष की अवधि के लिए। अगला प्रश्न है, महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के जिस जिले में स्थित है वो है, तो ये महुआ डार अभ्यारण्य लातेहार झारखंड में स्थित है।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर के संरक्षण और उनके बचाव के उपायों पर जागरूकता और ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिवर्ष 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत के अधिकांश वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? तो ये घने जंगलों से घिरे हैं। एनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? तो 106 थे। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना यानी उनके संरक्षण के लिए प्रयास करना है। अगला है, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब से? तो ये 1973 में शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। एक और प्रश्न है, पूछा जाता है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार गेम अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में सही कथन है? तो हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है और हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तो ये भारतीय हाथियों के संदर्भ में सही कथन है। अगला है, भारत में स्थित जैव मंडल रिजर्व और उनके क्षेत्रफल तथा स्थापना वर्ष। तो भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। इनके बारे में आइए जानते हैं। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, इसका क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। अगस्त मलाई, ये जैवमंडल रिजर्व 1828 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, 2001 में स्थापित किया गया था। दिहांग दिबांग, ये 5111.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व 765 वर्ग किलोमीटर में है, 1997 में स्थापित हुआ था। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व 885 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, 1989 में स्थापित किया गया था। मन्नार की खाड़ी जैवमंडल रिजर्व, ये 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, 1989 में स्थापित किया गया था। कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व 2619.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है और ये सन 2000 में स्थापित हुआ था। मानस, तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व 2837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। इसकी स्थापना 1989 में असम में की गई थी। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 5860.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है, 1988 में स्थापित हुआ था। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसका विस्तार 5520 किलोमीटर क्षेत्र में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व 820 वर्ग किलोमीटर में है, 1988 में स्थापित हुआ था। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 4926 जो है वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, 1999 में स्थापित हुआ था। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व आप जानते हैं ओडिशा में है, 4374 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, 1994 में स्थापित किया गया था। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व 9630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, 1989 में स्थापित किया गया था। और कच्छ आप जान लीजिए, ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है, 2008 में स्थापित किया गया, गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट या शीत रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व 7,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, ये 2009 में स्थापित किया गया था। शेषाचलम पहाड़ियाँ 4755.997 वर्ग किलोमीटर, ये 2010 में स्थापित हुआ था।
और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये 2998.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, 2011 में स्थापित हुआ था। और दोस्तों इसमें से 18 में से कुल 12 जो हमारे जैवमंडल रिजर्व हैं उनको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है क्या? तो डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, डाचीगाम या डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये हंगुल या कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बेतला यानी पलामू राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी, तत्कालीन बिहार में, ये वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कच्छ वनस्पति का सुंदर वन स्थित है कहाँ पर? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कान्हा ये मध्य प्रदेश में है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय अनूपमृग यानी बारहसिंघा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, इसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ये भारतीय अनूपमृग यानी जो है बारहसिंघा के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में। और एशियाटिक बब्बर शेर जिसको एशियाटिक लायन कहा जाता है, इसका निवास कहाँ है? तो ये गिर वन गुजरात में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता क्रम है। तो सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी, उसके बाद सुंदरवन, फिर पंचमढ़ी और कंचनजंगा है। और देखिए दोस्तों कि अगस्तमलाई, नल्लामलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी में से कौन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो याद रखिएगा, नल्लामलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, जबकि अगस्तमलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। तो ये विभिन्न प्रकार के पक्षियों, साइबेरियाई सारस आदि के लिए केवलादेव घाना पक्षी विहार प्रसिद्ध है। ये शेर की संरक्षण के लिए या शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। अगला प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं, तो ये आनुवांशिक विभिन्नता के। और देखिए जैवमंडल रिजर्व और उनकी अवस्थिति का सुमेलन करना है। नोकरेक मेघालय में है, मानस असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु में विस्तारित है, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में शामिल किया है किसको? तो 12 को, इन 18 में से 12 को यूनेस्को के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है वो नोकरेक है। नंदा देवी जीव मंडल जिस राज्य में स्थित है वो है, तो ये उत्तराखंड है। और विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये विश्व धरोहर स्थल घोषित है। अगला है, अगस्तमाला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं तो कलाकड़, मुंदुथुराई बाघ जीव रिजर्व और नैयार, पेपारा और सेंदुरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व में आते हैं। अगस्त्यमाला जीव मंडल रिजर्व फैला है कहाँ पर? तो केरल और तमिलनाडु में। और भारत के जैव मंडल रिजर्व की सूची में वर्ष 2009 में जोड़ा गया है तो कोल्ड डेजर्ट यानी शीत रेगिस्तान को। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है किससे? तो ये विधान से यानी कानून से राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित की जाती है। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में अनुमति होती है तो इसमें केवल सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। अगला प्रश्न है, जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान में। और देखिए, जिस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को वर्ल्ड जो है हेरिटेज साइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी तो फरवरी 1992 में हाथियों के संरक्षण और मानव तथा हाथियों के संघर्ष को रोकने के लिए
हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो कच्छ केरन गुजरात में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। भारत का वह राज्य जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल और असम में। वह अभ्यारण्य जो मुख्यतः एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है गोमर्दा। गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो ये दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। उद्धव झील पश्चिम बिहार स्थित है, कहाँ पर? साहिबगंज उत्तराखंड में। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों का मिलान करना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों का सुमेलन इस तरह से हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय पार्क हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों का उनके जिलों के साथ सुमेलन करना है। पश्चिमी बिहार और जिले का नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में है, ओखला पश्चिमी बिहार ग्रेटर नोएडा में, समस्तपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में और पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार जयप्रकाश नगर गोंडा में स्थित है। अगला प्रश्न है साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? तो राजस्थान और इसका केवलादेव घाना पश्चिमी बिहार जो है ये साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय उद्यानों का उनके राज्यों के साथ सही सुमेलन करिए। तो यहाँ पर देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची। तो यहाँ पर देखिए बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य है, कर्नाटक में है। काजीरंगा असम में है, जो एक सींग वाले गैंडा के लिए संरक्षित अभ्यारण्य है। सुंदरबन जयमंडल और बाघ अभ्यारण्य है और सिमलीपाल उड़ीसा में ये हाथी अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों सरिस्का और रणथंभौर जिस जानवर के लिए संरक्षित हैं? तो ये बाघ के लिए हैं। कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और सुंदरबन में से कौन सा सबसे बड़ा क्रांतिक बाघ आवास या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है? तो ये नागार्जुन सागर, श्रीशैलम ये सबसे बड़ा क्रांतिक बाघ आवास है। अगला प्रश्न है बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जिस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान के अलवर जनपद में स्थित है। एक और प्रश्न है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य एक लघु अभ्यारण्य है जो स्थित है, तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में से कौन से राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं पाया जाता है? तो ये हरियाणा में चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।